कॉमरेड तुलसीराम जी ने एक लंबा वक्तव्य रखा, उसमें कई बेहद गंभीर और विचारणीय मुद्दों को उन्होंने हम लोग के सामने रखा है। निश्चित तौर पर उन पर सोचने की आज बहुत जरूरत है और कहीं न कहीं मतलब इससे पहले कि मैं अपने मूल मुद्दों पर बात शुरू करूं, मैं समझता हूं कि किन्हीं जो स्वास्थ्य कारणों की वजह से लगातार साथी हमारे साथ नहीं रह पाए, इस वजह से शायद और जो डिस्कशंस चले, पेपर्स आए, अगर उस दौरान भी साथी हमारे साथ होते तो कुछ सवालों पे, क्योंकि ये पेपर एक बहुत ही फोकस्ड पेपर था, एक विशिष्ट मुद्दे पर केंद्रित, एक विशिष्ट इशू पर केंद्रित पेपर था, तो उसका स्वर और उसका जो पूरा टोन था और जिस तरीके से उसका मुद्दों का सिलेक्शन था, चयन था, वो चयन और वो स्वर कुछ तो जो बातें हैं वो गलत फहमियां हैं, जो जिस पर मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा, लेकिन कुछ वाकई मूल अंतर्विरोध के मुद्दे बनते हैं जिनकी तरफ मैं ध्यान खींचना चाहूंगा, जो चूंकि मैंने लगभग वर्बैटिम नोट्स लिए हैं और इसलिए बात बहुत ही मतलब चूंकि कोई भी वक्तव्य बहुत लेखन और वाचन में जो फर्क होता है वो उस तरीके से नहीं आता है, इसलिए बिखरी सी ही बातें आएंगी थोड़ी, तो मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक उनको व्यवस्थित तौर पर रखा जाए। जैसे एक जो मुझे बुनियादी एक सवाल मैं चाहूंगा कि और उसको बेहतर तरीके से मैं समझने के लिए ओपन एंडेड हूं, लेकिन मेरा जो प्राथमिक एक प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन जिसको बोल सकते हैं कि इस पूरे वक्तव्य में कास्ट सिस्टम की एक व्याख्या जो है वो स्वयं एक ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या मुझे नहीं लगी कुछ मायनों में। कास्ट सिस्टम के ओरिजिन के तौर पर उसके उद्भव उद्गम की व्याख्या करने के लिए जिस मूल कारक को देखा गया है वो है हिंदू धर्म और ब्राह्मणवादी विचारधारा। लेकिन फिर सवाल ये उठेगा कि ये पैदा कैसे हुए, ब्राह्मण कहां से आए, और इस रूप में अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर जो हिंदू धर्म की अलग से आलोचना पेश की गई है उसके अलग अलग नुक्तों की उससे पूर्ण सहमति है। वाकई इतना ही घृणित मूल्यों का पूरा ढांचा है, इतना ही बर्बर और इतना ही अमानवीय और पाशविक पूरी सोच है, इसमें कोई दो राय नहीं है और उसकी आलोचना से असहमति का सवाल ही नहीं पैदा होता है। वो जो प्रोफेसर तुलसीराम ने रखी उसको पूरी तरीके से लगभग पूरी तरीके से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या का जहां तक सवाल है तो वो उसके उद्भव और उद्गम के कारकों की तलाश, किसी भी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिघटना के मूल की तलाश वो महज किसी विचारधारा में नहीं कर सकती, किसी एक वर्ग ने या वर्ण ने या जाति ने उसको इंजेंडर कर दिया, फैला दिया और उसने ही उस चीज को वो किया, तो ये एक पूरी कंस्पिरेसी थियरी की तरफ चला जाएगा और ये भी नहीं बता पाएगा कि वो उस चीज का मूल और उस चीज का उद्गम कहां है। तो हमें लगता है कि एक चीज पे हम और विस्तार से बातचीत करना चाहेंगे कि इस पूरी व्याख्या में कहीं ना कहीं एक भौतिकवाद का तत्व होना चाहिए था, ऐतिहासिक भौतिकवाद का और द्वंद्वादी तत्व, जो कि उत्पादन संबंधों, उत्पादक शक्तियों के अंतर्विरोध, उस दौर की जो उत्पादन पद्धति थी, उस दौर में जिस तरीके से श्रम विभाजन था, उस श्रम विभाजन के पैदा होने की पूरी प्रक्रिया थी। इस पर कल जो एक पेपर पेश किया गया था इतिहास लेखन पे, उस पर कुछ बातें आई थी कि किस तरीके से भारत में हर मतलब रूलिंग क्लास को अपनी एक विचारधारा चाहिए होती है जो कि अपने द्वारा उसकी जो व्यवस्था होती है जिसमें वो शासन की स्थिति में होता है, शोषण करने की स्थिति में होता है, उस पूरे पदानुक्रम को, उस उच्च नीच क्रम को, उस हायरार्की को जस्टिफाई करने के लिए, उसको एक वैधीकरण प्रदान करने के लिए हर शासक वर्ग को एक विचारधारा की जरूरत होती है। भारत में जब जिस दौर में समाज में वर्ग विभाजन शुरू हुआ, राज्य का निर्माण शुरू हुआ, राज्य की रचना हुई, राज्य सत्ता अस्तित्व में आई वर्ग विभाजन के साथ साथ में, जिस तरीके से पितृसत्ता अस्तित्व में आई और जिस तरीके से आदिम उत्पादन के दौर में वर्ण व्यवस्था, जो कोसाम्बी के शब्दों को अगर इस्तेमाल करें और जिस थीसिस पे कम से कम मार्क्सवादी इतिहासकारों में एक सहमति है, हालांकि जाति व्यवस्था के इतिहास के अन्य मुद्दों पे बहुत गहरी बहस है, लेकिन जिस मुद्दे पे एक मोटा मोटी सहमति बनती है वो ये है कि जाति व्यवस्था के उद्भव को अगर उसके मतलब उसके मूल को जिस वक्त उसका मूल होता है उसको अगर देखा जाए तो कोसाम्बी के शब्दों में वो आदिम उत्पादन की अवस्था में वर्ग विभाजन ही था वास्तव में। और जिस रूप में पहली बार पुरुष सूक्त, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में इसका जिक्र मिलता है, पहली बार फोरफोल्ड डिवीजन का, चतुर्वर्ण व्यवस्था का जो वर्णन मिलता है, उस वर्णन में अभी कहीं भी सजातीय विवाह
या आनुवंशिक श्रम विभाजन की बात नहीं आई है, जैसा कि कल के पेपर में हमने उदाहरणों के साथ स्पष्ट किया था। उस समय जो वर्ण विभाजन की बात आ रही है वो मूलतः वर्ग विभाजन और पुरुष सूक्त के बारे में सुविधा जायसवाल जो नवीनतम मार्क्सवादी ऐतिहासिक कार्य सवाल पर हो रहा है, उसने प्रदर्शित किया है कि ऋग्वेद की चूंकि वाचिक परंपरा थी और बहुत बाद में जाके वो लिखित रूप में रिकॉर्ड होता है, इसलिए ऋग्वेद के जो जिस क्रम में ऋग्वेद है वो क्रोनोलॉजिकली इस व्यवस्थित क्रम नहीं है, वो क्रम बहुत बेतरतीब तरीके से व्यवस्थित क्रम है। और जो ये पुरुष सूक्त है इसके बारे में एक बहस है। कुछ लोग का ये कहना है कि ये वास्तव में ऋग्वेदिक काल का सूक्त है ही नहीं, इसको ये अथर्ववेद के काल का सूक्त है और इसको बाद में ऋग्वेद में जोड़ा गया है। और उसके वैसे 10वें सूक्त जो पुरुष सूक्त है वो वैसे भी ऋग्वेद काल के जो बाद वाला लेटर पीरियड था, थोड़ा मतलब लेटर वैदिक पीरियड नहीं, अर्ली वैदिक पीरियड का जो लेटर हिस्सा था उस हिस्से में उसकी रचना हुई। इस बात के तो पर्याप्त प्रमाण मौजूद है, लेकिन इस बात के बारे में अभी पर्याप्त ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है कि क्या वो वाकई अथर्ववेद के दौर में ही की गई रचना थी। सुविधा जायसवाल ने इसको एक खुले सवाल के तौर पर छोड़ दिया है, आर.एस. शर्मा ने भी इसको एक खुले सवाल के तौर पर छोड़ा है। लेकिन अगर देखा जाए कि ऋग्वेदिक काल में ही हम ये कहते हैं कि ब्राह्मण और हिंदू धर्म और वैदिक समाज अस्तित्व में आता है, तो हमको पहले ये बताना पड़ेगा कि वो कैसे अस्तित्व में आता है, वरना ये सर्कुलर लॉजिक बन जाएगा, एक चक्रीय तर्क बन जाएगा कि ब्राह्मण ने जन्म दिया तो ब्राह्मण को किसने जन्म दिया वाला सवाल एक हो जाएगा, एक ऐसा जिसमें कि डिटर्मिनेशन नहीं हो पाएगा कि शुरुआत कहां से हो रही है। इसलिए सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये सवाल एक स्पष्ट सवाल होना चाहिए और इसकी इस दृष्टि की कहीं न कहीं इस दृष्टि का अभाव नजर आया इस वक्तव्य में, जो कि मूल के प्रश्न को एक वर्ण की साजिश इन शब्दों का नहीं इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसको अगर इसकी तार्किक परिणति पे पहुंचाया जाए तो एक उच्च वर्ण के का षड्यंत्र बन जाता है पूरी की पूरी जाति व्यवस्था। और ये कई वक्तव्यों में भी कई कथनों में बीच में आया, जैसे कि बहुत सारे धर्म आए, उनके मजबूत होने का एक पहलू ये रहा कि दलित उसमें कन्वर्ट हुए, लेकिन उनके भी जाति व्यवस्था से कंटेमिनेट हो जाने का कारण ये रहा कि ब्राह्मण और क्षत्रिय भी कन्वर्ट हुए। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय जहां गए वो जाति व्यवस्था को साथ लेके गए। ये भी जाति व्यवस्था की ऐतिहासिकता का एक तरीके से निषेध है, क्योंकि और जाति व्यवस्था इस तौर पर भी पेश हुई इस पूरे वक्तव्य में कि ये सदा से चली है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म के दौर को छोड़ के ये सदा से चली है। ये बात सच है कि ये सदा से चली आई है, लेकिन ये उसी रूप में मौजूद नहीं है जिस रूप में ये वैदिक पीरियड में थी। ये उसी रूप में मौजूद नहीं है। जाति व्यवस्था को अगर पाणिनि के पीरियड से देखा जाए, 200 BC जब जातियों का प्रोलिफरेशन होता है, जब बड़े पैमाने पे जातियां व्यवस्थित होती हैं उस 4 वर्ण के पदानुक्रम, उस दौर से अगर देखा जाए या उसके पहले से चलिए हम देखते हैं पुरुष सूक्त के दौर से अगर देखा जाए, जब सुविधा जायसवाल कहती है कि पुरुष सूक्त में जो वर्णन आ रहा है वो वर्ग विभाजन के भ्रूण रूप का वर्णन है और उसके पहले शूद्र का नाम नहीं आता है, 3 उसका नाम आता है ऋग्वेद के शुरुआती उसमें भी, जिसमें अभी क्षत्रिय नाम नहीं आया है, ब्राह्मण, राजन्य और विश्व जिससे बाद में वैश्य। तो ये जो शुरुआती दौर में ये लेके आता है, इसको सुविधा जायसवाल वर्ग विभाजन नहीं बोलती है और ना ही आर.एस. शर्मा, वो इसको कहते हैं कि सामाजिक संस्तरीकरण सभी आदिम कम्यून समाजों में भी होता है। ये सामाजिक संस्तरीकरण सिर्फ इसलिए इसे वर्ग विभाजन करार नहीं दिया जा सकता है क्योंकि अभी लेबर क्लास नहीं पैदा हुआ है, एक ऐसा वर्ग जो कि किसी अन्य वर्ग के श्रम पर जीता हो, क्योंकि उस समय उत्पादक शक्तियों के विकास का जो स्तर है उसमें समाज इस मात्रा में अधिशेष का उत्पादन नहीं कर सकता है कि वर्ग विभाजन और राज्य निर्माण हो सके। इसकी पूरी ऐतिहासिकता को अगर इसमें देखा जाए, अगर अंबेडकर को ऐतिहासिकता से देखने की जरूरत है तो सबसे पहले कास्ट सिस्टम को ऐतिहासिकता से देखना पड़ेगा कि वो किस युग में किस तरीके से बदलता गया है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि वो जो बदलता गया है उसके पीछे प्राइम मूवर क्या थे, उसके पीछे प्राथमिक प्रेरक तत्व क्या थे। इस बात का जिक्र प्रोफेसर तुलसी राम के वक्तव्य में भी आया, बिल्कुल सही आया कि अलग अलग समय पर ब्राह्मणों ने किस तरीके से अपने आप को संयोजित किया, अपने आप को अनुकूलित किया बदलते चैलेंजेस, जिसका एक कछुआ उससे वो किया गया कि वो मतलब अलग से उन्होंने कहा, लेकिन हाँ वो इस बात को पुष्ट करता है कि अलग अलग दौर में जो चुनौतियां प्रस्तुत हुई ब्राह्मणवाद के सामने, और हिंदू धर्म ये भी सही है, सिंधु के पार जो रहते थे उनको हिंदू करार दिया जब अरब पहली बार आए, ये तो नाम ही मुसलमानों का दिया हुआ है हिंदू धर्म। लेकिन अगर इस पहलू को अगर छोड़ के हम सीधे इस पे बात करें कि जिस चीज को आज हिंदू धर्म कहा जाता है, अगर उसको हम ब्राह्मणवादी या वैदिक धर्म भी करार देते हैं तो उसमें जो जो ये अनुकूलन की प्रक्रिया घटित हुई उसके पीछे कारक
ब्राह्मणों के सामने किसी और धर्म ने चुनौती दी, है ना, किसी दौर में बुद्ध ने चुनौती प्रस्तुत की, महावीर ने चुनौती प्रस्तुत की, या किसी किसी वक्त में किसी किन्हीं और रिलीजियस फिगर्स या स्पिरिचुअल फिगर्स या स्पिरिचुअल धारा ने जो चुनौती पेश की ब्राह्मणवाद के सामने, तो ब्राह्मणवाद ने शातिराना तरीके से उस के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लिया। ये भी धर्म की एक धार्मिक व्याख्या है। मुझे लगता है ये पूरी व्याख्या ही कहीं ना कहीं वेबरियन वेबरीय व्याख्या के करीब जाती है। वेबर ने एक प्रसिद्ध किताब लिखी थी, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म। उसमें उन्होंने ये सिद्धांत रखा था कि प्रोटेस्टेंटिज्म जो था वो मूल कारक था जिसकी वजह से पूंजीवाद पैदा हुआ, क्योंकि प्रोटेस्टेंट जो आचार है, सामाजिक आचार है, एथिक्स है, उसके पीछे जो है उद्यमशीलता की भावना है, स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो वहां पर जो स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जिसको कहा गया है, वो इस व्याख्यान में ब्राह्मण धर्म की शातिराना चालों में के रूप में सब्स्टिट्यूट हो गया है। लेकिन ऐसी कोई भी धार्मिक व्याख्या इतिहास के नहीं पेश की जा सकती है। हमको ये समझना पड़ेगा कि उत्पादन पद्धति में आने वाले परिवर्तनों, उत्पादन संबंधों में आने वाले परिवर्तनों के साथ जाति व्यवस्था का किस प्रकार से तंतुबद्धीकरण होता रहा है, आर्टिकुलेशन होता रहा है। उस आर्टिकुलेशन को न देखा जाए तो ये दलित कॉज के लिए भी एक सेल्फ डिफीटिंग, आत्म पराजयकारी तर्क बन जाएगा, क्योंकि इससे जाति व्यवस्था ट्रांस हिस्टोरिकल बन जाती है, इतिहासेतर बन जाती है। एक और इतिहासेतर जब हम किसी चीज को बनाते हैं तो अक्सर हम उसको एक आभा मंडल प्रदान कर देते हैं, उसको एक दिव्यता प्रदान कर देते हैं, और कहीं ना कहीं वो पहुंच के बाहर एक चीज प्रतीत होने लगती है। और उसके बाद आप चाहे शास्त्रों के नीचे डायनामाइट लगा दें या एटम बॉम्ब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मूल चीज यह है कि किसी भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिघटना को उसकी ऐतिहासिकता में, और जब मार्क्सवाद ऐतिहासिकता कहता है तो वो कोई धार्मिक व्याख्या या किसी किस्म की एथनिक व्याख्या या किसी किस्म की जातीय व्याख्या के रूप में नहीं देखता है। वो उत्पादन संबंधों, उत्पादक शक्तियों के डायरेक्टिक्स जिस रूप में अपने आप को वर्ग संघर्षों के रूप में पेश करती है समाज में, उस रूप में पेश करता है। और कल के पेपर में हमने ये बात रखा कि जाति और वर्ग समान नहीं है। अपने उद्गम और उद्भव के उस शुरुआती दौर को छोड़ के और आगे बढ़ने के साथ वो अंतर क्यों पैदा होता है जाति और वर्ण में, जाति और वर्ग में एक संगति, करेस्पॉन्डेंस का संबंध क्यों पैदा होता है, ये विशिष्टता जरूर है भारत में। भारत में शासक वर्ग ने जिस आप क्या कहेंगे रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी, उस विचारधारा का निर्माण किया, जिस विचारधारा ने शासक वर्ग के शासन को एक लेजिटिमेशन प्रदान किया, एक वैधीकरण प्रदान किया, उस विचारधारा की एक खासियत थी। धार्मिक विचारधारा तो शासक वर्ग ने बहुत से देशों में रची, धार्मिक विचारधारा कि अपने शासन को जस्टिफाई करने के लिए। लेकिन एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर तत्व है भारत में शासक वर्ग की धार्मिक विचारधारा जो उसको जस्टिफाई करती है, वो है उसका रिचुअलिस्टिक ऑसिफिकेशन, उसका कर्मकांडी अश्मीभूतिकरण। और ये कर्मकांडी अश्मीभूतिकरण वो फैक्टर है जो रूलिंग क्लास की इस आइडियोलॉजी को उसका लचीलापन भी प्रदान करता है और उसकी स्थैतिकता भी प्रदान करता है। ये स्थैतिकता वो कारक है जो जाति और वर्ण के ओवरलैपिंग को खत्म करके उसकी जगह एक करेस्पॉन्डेंस की स्थापना करती है जो इतिहास आगे बढ़ता है। और ये करेस्पॉन्डेंस पूरे भारतीय इतिहास में देखा जा सकता है। खास तौर पर जो उपनिवेशवाद के आने के पहले का समय है, उपनिवेशवाद ने कुछ मेजर परिवर्तन लाए उस चीज में, और उस करेस्पॉन्डेंस में जो जाति और वर्ग के बीच की दूरी थी उसको और बढ़ाया, वो करेस्पॉन्डेंस वीक हुआ, वो संगति कमजोर पड़ी। लेकिन वो संगति मौजूद है, वो संगति आज भी मौजूद है, बेहद गतिशील रूप में। इसमें मैं बाद में आऊंगा, लेकिन ये एक मूल मुद्दा मैं उठाना चाह रहा था। बहुत देर तक बात मैं इसी मुद्दे पर रखूंगा तो और मुद्दे छूट जाएंगे, लेकिन जो मूल मेरा तर्क है वो ये है कि जाति व्यवस्था को उसकी ऐतिहासिकता में देखने का अर्थ है उसके परिवर्तनशीलता को देखा जाए, उसकी गतिमानता को देखा जाए, और उसकी गतिमानता के पीछे जो मूल प्रेरक तत्व है उसको समझा जाए, जो अपने आप में वर्ग संघर्ष है, इवन वर्ग जाति नहीं तो भी वर्ग संघर्ष ही वो कारक है जिसने जाति व्यवस्था और जाति की विचारधारा को फ्लेक्सिबिलिटी और वो रिजिडिटी दोनों प्रदान की। यही जाति की विचारधारा और जाति व्यवस्था की डायलेक्टिक्स। एक तरफ वो उसमें स्थैतिकता का तत्व है, लेकिन जहां जहां ये स्थैतिकता कहा जाए कि वर्ग संघर्ष के मौजूद रूप के साथ अनुकूलता में है, वहां ये मजबूत हो गई है। जैसे कि उत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी भारत में 4 वर्णों की जो व्यवस्था और जातियों का जो पदानुक्रम है, जो कल भी हमने बात रखी, वो क्लासिकल व्याख्या जो वैदिक व्याख्या है उस पदानुक्रम से काफी मिलती जुलती है। इसलिए यहाँ पर वो एकदम जीवाश्मीकृत, अश्मीभूत, मतलब फॉसिलाइज्ड टाइप। लेकिन अन्य जगहों पर वो पदानुक्रम एकदम अलग तरीके से रहा। एक चीज थी जो कॉमन रही
कि इस पूरे जातिगत पदानुक्रम को सही ठहराने की जो विचारधारा थी, जो शुद्धता और अशुद्धता, प्योरिटी और पॉल्यूशन की डाइकोटमी पे आधारित थी, ये चीज कंसिस्टेंट रही। लेकिन अलग अलग जगहों के क्लास स्ट्रक्चर के हिसाब से जाति व्यवस्था के बीच में आपको वेरिएशन मिल जाएंगे, लोकल, रीजनल, बहुत वेरिएशन मिलेगा। और ऐसे ऐसे वेरिएशन मिलेंगे जो बुनियादी जो सूक्त है, इसलिए ऋग्वेद से ही और उसके सूक्तों से ही व्याख्या नहीं कर सकते। उसके सूक्त का अतिक्रमण करने वाले आपको आंध्रा में अर्ली मिडिवल पीरियड में ब्राह्मण संहिताएं मिल जाएगी, जो बात करती है कि वह ब्राह्मण सबसे पवित्र ब्राह्मण है जो बेल्लाल किसान के यहाँ भोजन करता है, क्योंकि बेल्लाल किसान ही दो हिस्सों में विभाजित होते हैं और वहां पर पहली बार पेजेंट किंगडम्स पैदा होते हैं। उन पेजेंट किंगडम्स को जब अपने शासन के वैधिकरण की जरूरत होती है तो ब्राह्मणों के जरिए वो वैधिकरण करते हैं, और जब वहां के वर्ग संरचना के हिसाब से ब्राह्मण वैधिकरण की संहिताएं और स्मृतियां रचते हैं तो उसके नियम कायदे कानून भिन्न है बिल्कुल। तो इसलिए इस चीज को जब तक नहीं समझा जाएगा तो हम कहीं ना कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे होंगे, क्योंकि हम जाति व्यवस्था को ये कहते हुए अपने तमाम एथिज्म, अपने नॉन बिलीवर स्टेटस के बावजूद जाति व्यवस्था को कहीं ना कहीं दिव्य बना देंगे। जब भी हर कॉन्स्पिरेसी थियरी एक किस्म का हेगेलियनिज्म, जब तक ढांचागत कारकों की किसी भी परिघटना को नहीं समझा जाता है तब तक वो आपको किसी न किसी किस्म की भाववादी व्याख्या की तरफ ले जाती है, और ये इसकी छाया कहीं ना कहीं इस पूरे व्याख्यान में मुझे दिख रही थी। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि जैसे इतिहास का बाद में जो जैसे शब्दों के मूल में जाके ये सच बात है कि इस रूप में शब्दों के मूल देखे जा सकते हैं, लेकिन उन शब्दों के मूल ही आपको इतिहास की पूरी व्याख्या नहीं देते। अगर उनको ही व्याख्या मान लिया जाएगा तो फिर हमको हिस्ट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, एटाइमोलॉजी ही काफी होगी, शब्द मूल विज्ञान ही पर्याप्त होगा। इसलिए शब्दों की व्याख्या और उसके मूल को तलाशने से ही हम इतिहास में नहीं जा सकते। इसलिए जो पूरी इतिहास की एक व्याख्या की गई है उसमें मार्क्सवादी इतिहास के उसमें एक डिबेट है, उसके सिर्फ एक पहलू को पेश किया गया है। जैसे ऋग्वेद की ऋचाओं में ये बात आती है कि जिन दासों और दस्युओं पर को अधीनस्थ बनाया वैदिक आर्यों ने, वो लोहे का इस्तेमाल करते थे। उस लोहे के लिए अयास शब्द का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उसका वर्णन जहां पे आता है उसका रंग ब्राउन बताया गया है। और पहली बार श्याम अयास का जिक्र आता है जो लेटर वैदिक पीरियड के हमको हमारे वो हैं, जो खासतौर पे 800 बीसी और 700 बीसी के बीच में, उस समय श्याम अयास का जिक्र आता है जो सीधे सीधे लोहे की बात करता है। कोसांबी और आर.एस. शर्मा के टाइम में ही ये कंफ्यूजन एक हद तक क्लियर हो गया था कि जिस अयास की बात दस्युओं और दासों द्वारा इस्तेमाल करने के उसमें है वो लोहा नहीं है। और जो संस्तरीकरण जो वो विज्ञान का काम जो खुदाई में संस्तर से क्रोनोलॉजी निकालते हैं, आर्कियोलॉजी का एक शाखा है वो, उससे साफ तौर पे लोहे का कोई भी प्रमाण 800 बीसी से पहले भारत में नहीं मिलता है, कुछ जगहों में मिलता है लेकिन पूरी दुनिया में इसी के आसपास मिलता है। 1000 से 700 बीसी जो एशिया का पूरा रीजन था, लोहे के पहले ठोस प्रमाण उसी वक्त मिलते हैं। अयास का अर्थ सिर्फ धातु, वो धातु लोहा ही थी। इस पर सुहेरा जायसवाल ने अब प्रामाणिक तथ्य स्थापित कर दिए हैं कि दस्यु और दास जिस धातु का इस्तेमाल कर रहे थे वो ब्रॉन्ज या कॉपर था। इस बात में अब कम से कम मार्क्सवादी इतिहासकारों में कोई विवाद नहीं रह गया है। और दस्यु और दासों के बारे में भी एक डिबेट है। दस्यु और दासों के समुदाय जिनका जिक्र आता है और जिनके नगरों को नष्ट करने के लिए इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, नगर विनाशक पुरंदर का अर्थ होता है, कहा जाता है, वो उसको लेकर भी एक बहस है मार्क्सवादी इतिहासकारों में। तो ये एक जो संस्करण अभी पेश हुआ, मुझे लगता है कि मार्क्सवादी इतिहास लेखन के भी प्रिमिटिव दौर में जो बहस थी उसके एक पक्ष को, जो कि अंबेडकर के उससे सबसे जस्टिफाई बैठ जाती है, उस पक्ष को पेश किया गया है। जो डिबेट अब कंटेम्पररी मौजूद है और जिन मसलों पर एक मत कुछ मसलों पर कंसेंसस पैदा हुआ है, बाकी अभी भी बहुत मसलों पर डिबेट है इस वक्त भी। जैसे कि एक बात है कि आर.एस. शर्मा ने ये नहीं देखा कि बुद्ध के जो ये दस्तावेज थे उसमें बुद्ध की तरफ से भी इस बात का जिक्र आता है, जिससे ये नतीजा निकाला जा सकता है कि आर्यन बाहर से आए थे। ये मसला उस समय नहीं था। आर.एस. शर्मा की एक अलग किताब है लुकिंग फॉर द आर्यंस, जिसमें उन्होंने बुद्धिस्ट सोर्सेज से कोट करके बताया है। कैमोस फॉर हिस्ट्री ओरिएंट लॉन्ग मैन का एक सीरीज था, उसमें एक बुकलेट है लुकिंग फॉर द आर्यंस। उसमें आर्यंस के मूल को लेकर जो पूरी डिबेट है उसमें आर.एस. शर्मा ने उसको नजरअंदाज नहीं किया, लेकिन जब पहली बार मटीरियल कल्चर सोशल फॉर्मेशन में जब वो बौद्धिक बुद्ध के उसका विश्लेषण कर रहे हैं कि बुद्ध धर्म पैदा क्यों हुआ, तो बुद्ध धर्म के पैदा होने के विश्लेषण करते हुए उस वक्त उनके लिए सवाल नहीं, दरअसल ये डिस्प्यूट बना ही खास तौर में कि आर्यंस कब आए थे। ये सैफरन हिस्ट्री राइटिंग जब से शुरू हुई, भगवा इतिहास लेखन
वैसे बहुत पहले से मौजूद है। 6 ग्लोरियस इपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री वीडी सावरकर ने बहुत पहले लिखा था, बहुत पहले, आजादी के पहले। लेकिन उसके बाद एक नए रिगर के साथ, एक नई ताकत और जीवन शक्ति के साथ भगवा इतिहास लेखन की शुरुआत होती है जनसंघ के दौर में। उसी समय एक पुस्तक थी आर एस शर्मा की, एंशिएंट इंडिया, जो कि एनसीईआरटी में चलती थी, जिसको लेकर भारी विवाद होता है, आरएसएस के लोग उसको जलाते हैं, और उसमें तमाम चीजें, और सारस्वत सभ्यता की पहली बार मक्खन लाल नाम के एक आरएसएस द्वारा पैदा किया हायर्ड है भाड़े का टट्टू, ये सिद्धांत देता है कि सारी की सारी मानव सभ्यता जो सरस्वती के किनारे पैदा हुई थी, सबके सब, और सारी की सारी मानव सभ्यता बुनियादी तौर पे आर्यन, उसके विस्तार की कहानी है। पूरे विश्व का इतिहास वास्तव में आर्यन सिविलाइजेशन के विस्तार की कहानी है, और उसकी मातृभूमि सरस्वती का मैदान है, और मतलब सारे मानवता हरियाणा में पैदा हुई इस सिद्धांत के हिसाब से देखा जाए तो। हालांकि आज हरियाणा में मानवता की स्थिति देखते इसमें काफी शक होता है, लेकिन इस बात को भी एक मिनट के लिए छोड़ दिया जाए। नहीं, ये पर्टिकुलर्स में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल्स में बात कर रहा हूँ। तो मतलब इसलिए इस बहस को भी समझने की जरूरत है। अगर इतिहास लेकिन निश्चित तौर पे अम्बेडकर का मूल्यांकन करते हुए इतिहास को डिस्टॉर्ट नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अम्बेडकर का मूल्यांकन करते हुए इतिहास को डिस्टॉर्ट नहीं किया जाना चाहिए, यही मैं भी कहना चाहता हूँ कि अम्बेडकर का आप जब इवैल्यूएशन कर रहे हैं और इंडियन हिस्टोरियोग्राफी और कास्ट सिस्टम के और इसका जब हिस्ट्री करें, तो एक तस्वीर अगर सिर्फ पेश की जाएगी जो हमारे या जो भी संबंधित व्यक्ति है, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो उसके वैचारिक ढांचे से मेल खाता हो, तो ये भी तो एक किस्म का विकृतीकरण, ये भी तो एक किस्म का डिस्टॉर्शन, सिर्फ एक तस्वीर से वाकिफ कराया जाए लोगों को। तो ये सिर्फ एक तस्वीर है, बहुत सी तस्वीरें मौजूद है, बहस चल रही है उसको लेकर। तो ऋग्वेद में बहुत सारी चीजें, दूसरे ऋग्वेद में पूरे स्रोत का विनिर्मित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऋग्वेद के सोर्सेज को अगर फेस वैल्यू पे लिया जाए, इस पे कोसांबी ने बहुत बढ़िया तरीके से लिखा कि ऋग्वेद के सारे सोर्सेज को क्वेश्चन कर करके डेसिफर कर, विपुटीकरण करना पड़ता है उनका। इसलिए मैं अभी इसके बारे में श्योर नहीं हूं, क्योंकि ऋग्वेद में विदत जो कि ट्राइबल काउंसिल थी, उसमें औरतों के रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, कन्यादान को लेकर एक चर्चा ही, मैं श्योर नहीं हूं, मैं इस वाले मुद्दे पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ऋग्वेद एक बहुत बड़े पीरियड में फैला हुआ है, कुछ लोग उसको 2200 बीसी से 1000 बीसी तक बोलते हैं, कुछ लोग उसको 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, कुछ लोग 1500 बीसी से 700 बीसी तक बोलते हैं। अभी इस कालानुक्रम के विवाद में नहीं जाते हैं, लेकिन एक चीज तय है कि ऋग्वेद का पूरा पीरियड और ऋग्वेद जो रचना है वो एक एकाश्मीय होमोजीनियस रचना नहीं, उसमें आपको पूरे उस दौर में हो रहे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को उसकी क्रोनोलॉजी समझ के समझना पड़ेगा। इसलिए ऐसा भी मिलता है, आर एस शर्मा की किताब है पॉलिटिकल आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन एंशिएंट इंडिया, मनोहर पब्लिकेशन से छपी, उसका हिंदी अनुवाद राजकमल में छपा है, प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थाएं। उसमें वो बताते हैं कि विदत नामक जो ट्राइबल काउंसिल उस समय हुआ करती थी, उसमें रिप्रेजेंट करने का काम जो क्लैन को होता था, वंश को, वो गृहपत्नी करती थी, गृहपति नहीं करता था, गृहपत्नी करती थी। और उस समय पॉलीएंड्री मौजूद थी, और पॉलीएंड्री जो गृहपत्नी थी वो क्लैन के जो जॉइंट हाउस होल्ड होता था, वो एक छोटी सी क्या बोले उसको, अपार्टमेंट टाइप सिस्टम टाइप होता था, जो एक क्लैन होता था जिसका सीधे सीधे खून के रिश्तों से आपस में लिंक नहीं होता था, लेकिन वो एक एक्सटेंडेड फैमिली और प्लस उसमें असिमिलेट किए गए एलिमेंट्स उससे बनता था, जिसमें तमाम किस्म की वो एक अलग चर्चा का विषय, लेकिन उसको रिप्रेजेंट जो करती थी, क्योंकि क्लैन जो था वो ट्राइब का नीचे का, मतलब जो क्लैंस मिल के ट्राइब बनाते थे, ट्राइबल काउंसिल होती थी, अलग अलग क्लैंस का रिप्रेजेंटेशन होता था, उनको रिप्रेजेंट करने वाली प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेटिव औरत होती थी। तो आपको ऐसे भी प्रमाण मिल जाएंगे और ऐसे भी प्रमाण मिल जाएंगे जो पैट्रियार्की के एवोल्यूशन को दिखलाते हैं, उसके उद्भव को दिखला रहे हैं, तो वो ट्रांजिशनल प्रक्रिया एकदम बिल्कुल दिखला रहे हैं कि किस तरीके से पैट्रियार्की पैदा होती है। और उस पैट्रियार्की के पैदा होने की पूरी प्रक्रिया को वो जोड़ती हैं सुविधा जायसवाल की, आर एस शर्मा भी, प्राइवेट प्रॉपर्टी के पैदा होने से, कि किस तरीके से निजी संपत्ति पैदा होती है, और निजी संपत्ति के पैदा होने के साथ पितृसत्ता जन्म लेती है, पितृसत्ता के जन्म लेने के साथ सजातीय विवाह उत्तराधिकार के प्रश्न से जाकर जुड़ता है, सजातीय विवाह की परंपरा एंडोगेमी की शुरुआत होती है, और वहां से किस तरीके से जाति व्यवस्था को कॉन्स्टिट्यूट करने वाले एक तत्व में जहां पर स्टेट फॉर्मेशन, क्लास फॉर्मेशन है, तो वहीं पे पेट्रियार्की। इसलिए वो सुविधा जायसवाल ने अपने इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के 1988 में, मुझे डेट नहीं आता, उसकी शुरुआत यही से की थी कि कास्ट इज बाउंड टू अकंपनी क्लास एंड पेट्रियार्की, कि कास्ट किसी भी रूप में वर्ग और राज्य और पितृसत्ता की उत्पत्ति के साथ उसके उद्गम और विकास का सवाल जुड़ा हुआ है। इससे काट के देखना, उसको किसी एक शातिराना तबके के दिमागी पैदावार के तौर पे देखना, तो जितनी ये तर्क गलत है रामविलास शर्मा का कि अंग्रेजों ने कास्ट को इमेजिन किया, वही तर्क आजकल उत्तर औपनिवेशिक इतिहासकार भी दे रहे हैं कि अंग्रेजों ने इमेजिन किया कास्ट सिस्टम को, उसके पहले तो हिंदू और एक तरीके से ब्राह्मणों को और वैदिक जो बर्बर
शोषण के रिचुअलिस्टिक नियम थे उनको दोष मुक्त कर दे रहे हैं एक तरीके से। रामविलास शर्मा ने शायद ये अनजाने किया होगा और ये पोस्ट मॉडर्न जो इतिहासकार हैं जानबूझ के कर रहे हैं। ये भी उतना ही बड़ा झूठ होगा कहना और गलत होगा कि ये ब्राह्मणों के दिमाग की पैदावार है। फिर ब्राह्मणों को भी बताना पड़ेगा कि ब्राह्मण किसके दिमाग की पैदावार थे। तो ये इसलिए इसको समझना भी मुझे लगता है कि एक जरूरी चीज होगी अगर भारत के इतिहास का ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या करनी होगी। अब ये चीजें एक ये सवाल आया है कि जाति वर्ग के अंतर्विरोध, साम्राज्यवाद के शोषण दमन, उपनिवेशवाद की जो विचारधारा है और पूंजीवादी दमन और शोषण के तमाम रूपों के प्रतिरोध के लिए मार्क्सवाद रेलेवेंट है। लेकिन भारत की जो विशिष्टता है जातिवाद, उसको समझने के लिए जो मेथोडोलॉजी और जो अप्रोच अंबेडकर ने दिया वो सही अप्रोच है। लेकिन इसके पक्ष में तर्क पेश करना पड़ेगा। सिर्फ ये बताना कि अंबेडकर ने कब कब जाति का विरोध करते हुए और जाति के विरुद्ध अपने ईमानदार, निश्चित तौर पे ईमानदार संघर्ष में कब कब क्या क्या किया, ये यह नहीं साबित करता है कि अंबेडकर ने जाति व्यवस्था के उन्मूलन का सही सिद्धांत दिया था। उन्मूलन का सिद्धांत या कहा जाए कि निवारण का सिद्धांत वही सही दे सकता है जो कारण ठीक से समझता हो। बिना कारण के निवारण नहीं होता है। अंबेडकर के पास जाति व्यवस्था के उद्गम और विकास का कारण ही मौजूद नहीं था। शूद्रों के उत्पत्ति के बारे में बताते हैं वो कि वो पराजित क्षत्रिय थे जो शूद्र बने, जो कि एकदम ऐतिहासिक तौर पे गलत है बिल्कुल। अनटचेबिलिटी का वो बताते हुए उसको भी वो ब्राह्मणों के मानसिक उसकी पैदावार बताते हैं, जिसको विवेकानंद झा जो कि अनटचेबिलिटी के सबसे अच्छे हिस्टोरियन माने जाते हैं, उन्होंने एकदम सप्रमाण खंडित किया है। तो जिस विज्ञान के पास या जिस मेथोडोलॉजी के पास किसी परिघटना के मूल, उसके उद्गम, उद्भव और विकास के कारणों की सही जांच पड़ताल मौजूद नहीं होगी, वो उसका निवारण कैसे करेगा? अगर आप उसको एक मानसिक निर्मिति या किसी साजिशकर्ता वर्ग की दिमाग की पैदावार समझते हैं तो पूरी चीज धर्म पे जाकर केंद्रित हो जाएगी और ब्राह्मणवाद पे जाकर केंद्रित हो जाएगी। और ब्राह्मणवाद निश्चित तौर पर एक ऐसी फ्लेक्सिबल विचारधारा है जिसका हमने कल के पेपर में भी ये बात रखी थी कि वो हर युग के शासक वर्गों को एक जबरदस्त लचीला उपकरण देती है। ये अपने रूप को बदल लेती है, अपने रूप को नए वर्ग समीकरणों को सही ठहराने के लिए अपने पूरे ढांचे में बदलाव ले आने में सक्षम है। और इस रूप में पूंजीपति वर्ग को ब्राह्मणवादी विचारधारा छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि कई मार्क्सवादी इतिहासकारों ने भी इस तरह की बातें कह दी कि पूंजीवाद का विकास जैसे जैसे परफेक्शन के करीब जाएगा वैसे वैसे जाति व्यवस्था स्वयं खत्म होगी। ये उतनी ही गलत बात है जितना कि ये कहना कि जाति व्यवस्था कोई चिरंतर शाश्वत सनातन चीज है जो कि भारतीय विशिष्टता बन जाती है। ये पूरी व्याख्या जाति व्यवस्था को भारतीय जीवन शैली, भारतीय मानसिकता की विशिष्टता बना देती है। ये कुछ विशिष्टता है यहाँ के लोगों की और यहाँ के उसकी, तो इसलिए ये भी समझना जरूरी है। एक बात और भी है कि वो छोटी सी होता है कि फाइनेंस कैपिटल का एक्सपोर्ट, बस एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल कहना पर्याप्त है। फाइनेंस कैपिटल, बैंक कैपिटल, इंडस्ट्रियल कैपिटल का फ्यूजन है। और इसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक तो खैर मोनोपोली बताई थी, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक लेनिन ने बताई एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल है। और इस रूप में मार्क्स ने नहीं दिया, ऐसा नहीं। मार्क्स कैपिटल, एक तो कैपिटलिज्म का पूरा जो स्कीम था वो मार्क्स पूरा ही नहीं कर पाया। वो तो जितने 6 वॉल्यूम तक पहुंचने का उनका वो था कि कम से कम मैं 6 वॉल्यूम तक पहुंचूंगा अपने जीवन काल